हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन राज। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टॉपर स्टॉक। आज मेरे साथ हैं यासिर ओस्मानी, गेट 2023 के टॉपर। आज हम इनसे जानेंगे इनका गेट का प्रिपरेशंस का जर्नी, इन्होंने गेट 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर किया है, और काफ़ी कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यासिर, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। ओके यासिर, आप कैसा फील कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? आपका इतना अच्छा गेट में स्कोर आया है, तो आप कैसा अभी फील कर रहे हो? यस सर, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और मेरे पेरेंट्स भी प्राउड फील कर रहे हैं रिगार्डिंग माय रिजल्ट्स। ओके यासिर, आप अपना इंट्रोडक्शंस ब्रीफ में दीजिएगा कि आपने कहाँ से पास आउट किया है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और किस आपका ब्रांच क्या है? सर मैं 2016 पास आउट हूँ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैंने दुर्गापुर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने गेट के प्रिपरेशन किए थे 1 साल। फिर नेक्स्ट मैंने एनआईटी भोपाल में ज्वाइन किया एमटेक के लिए। थर्मल इंजीनियरिंग से मैंने एमटेक कंप्लीट किया। अलॉन्ग विथ मैं गेट के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो 2022 में सर मेरी बेस्ट रैंक आई है 108। और 2023 भी मैंने दिया है जिसमें 335 रैंक आई है। तो ओके मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है सर गेट प्रिपरेशन की। ओके, तो हम वन बाय वन उन सभी चीज़ों को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि 2016 के बाद आपने क्या सब किया और अभी आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यासिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2016 में आपने पास आउट किया, तो उसके बाद आपका क्या गोल था, आपने क्या प्लान किया था? जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं और काफ़ी होते हैं क्या कि कहीं एमटेक में एडमिशन्स ले लेते हैं। तो आप के साथ कोई ऐसा सर्कमस्टांस था जिसके कारण आपने एमटेक में एडमिशन लिया, या आप ईयर गैप को मेंटेन करना चाहते थे, या आप ऐसा होता है कि बच्चे बीच में कंटिन्यू ही रहना चाहते हैं कि साथ ही साथ बीटेक किए उसके बाद एमटेक कर लिए? मतलब क्या आपका गोल था? सर मेरा 1 साल का गैप हुआ था। वो गैप था मैंने प्रिपरेशन के लिए ही लिया था। तो प्रिपरेशन करने के बाद पर सेकेंड ईयर जो मैंने गेट दी उसमें भी कुछ ज़्यादा बेटर रैंक नहीं आई थी पीएसयू के लिए। तो उस टाइम मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया। और गैप को मैनेज करने के लिए ये कहें तो मैंने एमटेक ज्वाइन किया। फिर एमटेक के साथ भी मैंने अपने गोल को कंटिन्यू रखा गेट के लिए। और पढ़ाई साथ में कंटिन्यू की। एमटेक कंप्लीट होने के बाद फिर मेरी गेट में रैंक आई। अभी सर मैं एनएलसी इंडिया में हूँ ज्वाइंट एज ए जी टीम वर्किंग में। ओके, आपका एमटेक में क्या ब्रांच था? थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, तो हम उसके बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अदर वीडियोज में कि आपने एमटेक कहाँ से किया है। एनआईटी भोपाल से। ओके, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट से आपने एमटेक किया था। तो आपको एमटेक कंप्लीट होने के बाद कोई कैंपस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला था या नहीं मिला था? सर उस टाइम में कोविड टाइम था तो कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी सर। ओके, ऑफ जैसे आप गेट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो एमटेक के साथ साथ भी आप प्रिपेयर कर रहे थे, या उस समय पूरा का पूरा टाइम आप एमटेक को ही फोकस कर रहे थे? नहीं सर, एमटेक के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ ऑफलाइन सोर्सेस बुक्स एंड कुछ कोर्सेज थी वो फॉलो कर रहे थे। और कुछ ऑनलाइन भी उस टाइम तक आ गई थी कोविड के टाइम से। तो मैंने कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन सोर्सेस यूज किए और साथ में कंटिन्यू कर रहे थे प्रिपरेशन। एमटेक में आपके क्या सीजीपीए थे? सर एमटेक में 8.96 सीजीपीए था। ओके, काफी अच्छा सीजीपीए है। तो आपने दोनों चीजों को कैसे मेंटेन किया कि एमटेक भी कर रहे हैं, और एमटेक अगर आप एनआईटी या आईआईटी से कर रहे हो, तो मुझे जहां तक पता है कि सारे कॉलेजेस आपको जाने होते हैं, यानी कि अटेंडेंस कंपलसरी होता है 75%। आपके साथ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा कि उस समय कोविड का टाइम था, तो आपको टाइम मिल गया होगा प्रिपरेशंस के लिए। लेकिन जब तक कॉलेज था तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे? कोविड टाइम। यस सर, कोविड टाइम बिल्कुल लास्ट में आया था जब मेरी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाली थी। और फर्स्ट ईयर में कोविड टाइम नहीं था। उस टाइम में हमें क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। 75% अटेंडेंस होती थी। पर वो मैनेजेबल था सर। मैं 3 घंटे 4 घंटे डेली प्रैक्टिस पे देता था गेट के गेट के क्वेश्चन बैंक को और टेस्ट सीरीज को। और 2 घंटे की रिवीजन रखता था। मैंने 6 आवर कंटिन्यूअसली गेट के प्रिपरेशन को किया। और बाकी टाइम जो बचे हैं वो एमटेक पे फोकस था क्योंकि प्रोजेक्ट भी थी और एमटेक के एग्जाम्स भी होते थे। यानी कि आपने अपना पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई को ही डिवोट किया था, और आप पहले से ही मोटिवेटेड थे कि मुझे गेट में कुछ अच्छा रैंक अचीव करना है।
यस सर। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं होगे तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि मुझे मेहनत करना है। काफी बच्चे एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं अच्छे आईआईटीज एनआईटीज में, उसके बाद गेट के प्रिपरेशंस को लीव कर देते हैं कि उन्हें तो अब गेट करना ही नहीं है। चलिए, तो काफी अच्छा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे कैसे प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई बिगनर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उसको किस किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो आप ये डिस्कस कीजिएगा। यस सर। एक्चुअली सर मैं बिगनर भी रहा हूँ और बाद में रैंक अचीव करने के लिए भी मैंने प्रिपरेशन किया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर बिगनर के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो पहले सिलेबस पूरी कवर करे। सिलेबस कवर करने के बाद वो अपनी फॉर्मूले नोटबुक को बनाए सेपरेटली। और जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैंने फॉर्मूला नोटबुक बनाने के लिए 1 साल मुझे लग गया था बिगनर में, और बिगनर में शायद इसीलिए रैंक भी उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी। फिर बाद में फॉर्मूले नोटबुक बनने के बाद मैंने उसे रिटन रिवीजन में प्रोसीड किया। क्यों फॉर्मूला सबको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर फॉर्मूला रटने से ज्यादा बेटर होता है रिटन रिवीजन करना। लिख कर याद करना ज्यादा बेटर होता है। और टेस्ट सीरीज सर ये मस्ट होता है। टेस्ट सीरीज आप जितना ज्यादा लगाएंगे उतना इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो फॉलो किया है सर वो 3-4 स्ट्रेटेजी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। एक स्ट्रेटेजी मेरी थी रिटन रिवीजन की, मैं लिख कर प्रैक्टिस करता था। दूसरी स्ट्रेटेजी थी टेस्ट सीरीज में देता था। टेस्ट सीरीज देने के बाद सर मैं उसमें जो भी मिस्टेक्स होती थी उनको एक फेयर नोटबुक में कॉपी करता था, और हर वीक पे उसे रिवीजन के लिए उसको रखता था। तो मैंने अपने मिस्टेक क्वेश्चंस को रिवाइज किया है रेगुलरली, और फॉर्मूले जितने थे उनको रिटन रिवीजन में प्रैक्टिस किया है। ये दो मुझे काफी हेल्पफुल रहा है जिस पर मेरी रैंक अचीव हुई सर। ओके, यासिर, मैं आपसे सेग्रीगेट करके दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि बिगनर होते हैं, उनके माइंड में सबसे बड़ा डाउट होता है कि वो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जैसे अभी ऑनलाइन का दुनिया है, तो ऑनलाइन में ऐसा होता है कि उनके पास मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहते हैं कि उनको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। या अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जो कि एक बेसिक सब्जेक्ट्स होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि उनके प्रिपरेशंस में उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। किस सब्जेक्ट से कंटिन्यू करना हाँ चाहिए उन्हें। सर, गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए एप्टीट्यूड एक मस्ट है। एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड में अगर आप 10 से बिलो रह जाते हैं तो गेट में अच्छी रैंक सिक्योर करना इम्पॉसिबल जैसी है। तो एप्टीट्यूड होना ही चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। और मैथमेटिक्स, ये क्योंकि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही 28-30 मार्क्स आते हैं गेट में। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, और इनकी क्वेश्चन कभी भी उतनी टफ नहीं आती है। जनरली इनकी क्वेश्चन ऐसी होती है कि नॉर्मल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से इनमें फुल भी लाया जा सकता है, 100% भी अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर इसमें 100% या 95% ऐसे मार्क्स आप ले आते हैं तो काफी आसान हो जाता है टेक्निकल में कुछ स्कोर करके एवरेजली मिलाकर अच्छी रैंक सिक्योर करना। तो मेरे अकॉर्डिंग सर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इसे कंसिस्टेंट हमेशा रखना चाहिए। शुरू से स्टार्टिंग भी इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से करना बेटर होता है। और बाकी जितने भी सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं जो कोर मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं उनको 1 बाय 1 करके ऑनलाइन सोर्सेज से, या फिर जो उनके पास बुक्स है जो प्रेफर करना चाहें वो प्रेफर करके उसको लर्न करते रह सकते हैं। और बाद में उसका फॉर्मूला प्रैक्टिस करके पूरे बुकलेट्स या फिर गेट के क्वेश्चन बैंक ये सब लगा सकते हैं सर। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उन्हें पहले करना चाहिए मैकेनिकल में, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशंस में फर्स्ट टाइम वो सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। सर मैंने 3 फॉर्मेट में अपने स्टडीज को मैंने 4 फॉर्मेट में बांटा था बेसिकली। एक था डिजाइन, जिसमें मैंने मैकेनिक्स को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, थ्योरी ऑफ मशीन को और मशीन डिजाइन को रखा था। एक मैन्युफैक्चरिंग साइंस से मैंने सेक्शन बनाया था जिसमें प्रोडक्शन के सारे पार्ट थे, और उसी में मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इंक्लूड कर दिया था। और एक सर मेरा था पार्ट जो थर्मल इंजीनियरिंग था जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और एप्लीकेशन पार्ट को रखा था। एंड वन लास्ट पार्ट वाज देयर सर जिसमें मैंने मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को टुगेदर रखा था। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के सेक्शन को मैंने रेगुलरली प्रैक्टिस किया है। मैंने टारगेट किया था कि 30 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट मैं कर पाऊँ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के, 10 और 20 करके। और वो जो 3 सेक्शन थे उनको भी मैं डेली टच करना चाहता था। बेसिकली चारों सेक्शन को मैंने अलग डिवाइड किया और चारों सेक्शन को टच डेली बेसिस पे मैं कर पा रहा था। तो इससे काफी हेल्प मिला मुझे। इससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही, सारे सब्जेक्ट पे पॉइंट आउट होता रहा हमेशा रेगुलर में। ओके, तो जैसे कोई बच्चे अगर रिपीट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का गेट 2023 में अच्छा रैंक नहीं आया,
तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? जो रिपीटर्स होते हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे अपना वो प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखें? रिपीटर्स के लिए सर, क्योंकि मैं खुद भी रिपीटर हूँ और मैं काफी टाइम रिपीट किया हूँ, 3-4 बार रिपीट किया मैंने। रिपीटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करने की वो प्रेशर नहीं होती है। उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, उनके पास एक नोट्स होती है। तो अगर उनके पास फॉर्मूला नोट नहीं है तो सबसे पहले उन्हें फॉर्मूला नोट बनाना चाहिए, जिसमें शॉर्टकट करके फॉर्मूला पूरे उसमें रिवीजन के लिए बनाना चाहिए। मैंने वो बना रखा है। और सर उसके बाद मुझे लगता है कि वो डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपना टारगेट कर सकते हैं। लाइक उन्हें 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे बना सकते हैं, जिसमें 20-30 क्वेश्चन मैथ्स और एप्टीट्यूड के मिलाकर होने चाहिए। क्योंकि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड प्रैक्टिस की चीज है सर। इफ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो उसके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होते। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्लोली, फॉर्मूला रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके और टेस्ट सीरीज देकर। टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि लास्ट के 3 मंथ में बहुत ही योगदान रहता है उसका। जितने भी ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतनी ज्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट आती है रिजल्ट्स। ओके। तो मैं अगर इन सभी चीजों को समराइज करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि गेट क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। यानी कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना अच्छा रैंक आ सकता है गेट में। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप अगर एक बार लेक्चर्स देख चुके हैं तो लेक्चर्स को बार बार पढ़ने से, रिपीट मोड पे देखने से कोई फायदा ज्यादा नहीं होता है जब तक आप खुद अपना सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे। यासिर, यस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या सब मिस्टेक किया था। जैसे आप 3-4 अटेम्प्ट दिए थे, आपका 23 में रैंक काफी अच्छा आया, 24 में 22 में भी आपका रैंक काफी अच्छा था। उससे पहले आप क्या सब मिस्टेक किए थे जिससे कि आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा था? एक मेरी बेसिक मिस्टेक जो मुझे लगती है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं ओरली रटता था, रटने के बाद मुझे टाइम लगता था फॉर्मूले के रिकॉल करने में, और वो टाइम जो जाता था जिस कारण से मुझे टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती थी। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि लिख कर याद करना ज्यादा बेटर है। मैंने रिटन प्रैक्टिस की फॉर्मूले की। उसके बाद मैं जब एग्जाम हॉल में था, मैंने ये फील किया है कि एग्जाम हॉल में फॉर्मूला मुझे करना पड़ रहा था, वो ऑटोमेटिकली ऑन पेपर आ रहा था मेरे माइंड में, और पेन डाउन हो जा रहा था। उसके बाद काफी टाइम मेरा सेव हुआ। तो ये एक मिस्टेक मेरी थी कि फॉर्मूले को मैं ओरली बस रट नहीं करता था। दूसरी एक मिस्टेक मेरी थी कि मैं यूनिट्स को ध्यान में नहीं रखता था। तो उस कारण से 2-3 क्वेश्चन हो जाती थी मिस। 2-3 क्वेश्चन ही एनफ होती है सर किसी के भी। वहां पर मैंने ये किया कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले मैं यूनिट्स पे ध्यान देता था कि किस यूनिट्स में आंसर चाहिए, उस यूनिट के बाद ही मैंने प्रैक्टिस में इस चीज को लाया। और थर्ड मिस्टेक थी, गेट को मैंने उतना यूज नहीं किया था। तो मैं बाद में उसे गेट कैलकुलेटर के यूज को मैंने बढ़ाया अपने, और माउस से मैंने प्रैक्टिस की, सो डैट मेरी स्पीड जो है वो फास्ट हो सके, उसमें ज्यादा बेटर इम्प्रूव कर पाऊँ। एक और मिस्टेक जो मेरी थी वो थी कि मैं जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिस करता था या मिस्टेक होती थी, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं देखना पसंद करता था। मुझे लगता था ये मैं एक बार में ही सीख गया हूँ, बट ये काफी ब्लंडर था। वो रिपीट करने से ही लर्न होता है। तो मैंने 2022 में एक फेयर नोटबुक बनाया, जिसमें सारे जो मेरे मिस्टेक होते थे क्वेश्चन उसे फेयर करके अपने नोटबुक में सेपरेट किया, और उसकी वीकली रिवीजन की। और कभी कभी ऐसा किया कि वो सारे क्वेश्चन फिर से मैंने बिना देखे सॉल्व करना स्टार्ट किया और फिर क्रॉस चेक किया। तो ये समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे फील होता है कि मैंने कर लिया है, बट वो फिर नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब उसे मैंने बिना देखे बनाया तो मुझे लर्निंग में काफी हेल्प मिली। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने इम्प्रूव की है, जिस कारण से मेरी रैंक इम्प्रूव। ग्रेट। यानी कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं मेनली वो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना नहीं जानते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में उनको पता ही नहीं होता है कि गेट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, और वो जाके डायरेक्ट गेट एग्जाम में उसको देखते हैं। एक तो ये रहता है। दूसरा रहता है कि अगर टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में मिस्टेक्स जो हो रहा है उससे सीख नहीं रहे हैं। तो आपने भी टाइम टू टाइम उससे सीखा और काफी अच्छा रैंक लाया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आगे आपका क्या प्लान है। जैसे अभी आप टीएसयू में ऑलरेडी जॉब कर ही रहे हैं, एनएलसी में आप जॉब कर रहे हैं, तो आगे आपने कुछ और सोचा है या आपके कुछ और प्लान है हायर स्टडीज को लेके, या कुछ लाइफ में और कुछ करना है? तो वो अगर आप डिस्कस करना चाहें तो काफी अच्छा रहेगा। यस सर। सर मेरी जर्नी तो काफी लंबी है गेट की। तो मेरे प्लान्स वैसे मतलब बेसिक प्लान तो था, एक ड्रीम था पीएसयू में काम करना।
पीएसयू में आने के बाद मेरी प्लान्स थी कि मैं काफी लंबे टाइम से गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आगे मैं गाइडेंस के लिए, मतलब जो जूनियर्स हैं मेरे, जो नेक्स्ट बैचेस हैं, उन सभी के गाइडेंस के लिए मैं कुछ रोल प्ले करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। तो बेसिक मेरा गोल जो है वो है पीएसयू में वर्किंग करते हुए कुछ गाइडेंस देना नेक्स्ट कमिंग बैचेस के लिए। ओके, ग्रेट। ऐसा होता है यासिर, जैसे आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, तो काफी सारे डिमोटिवेशंस भी आपको फील हो रहा होगा। यानी कि जब आप प्रिपरेशंस करते हैं तो कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ गए आए हैं, या आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, तो पढ़ाई के अलावा आपको क्या सब करना पसंद था? और अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो जाते थे, ये तो ह्यूमन नेचर है, हर कोई डिमोटिवेट होता है कभी ना कभी अपने लाइफ के फेज में, तो उस चीजों से आप कैसे ओवरकम करते थे? डीमोटिवेट मैं बहुत बार हुआ था, एमटेक में भी ऐसा हुआ। वन ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगने लगा कि गेट मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है, मैं कभी भी उतनी अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर पाऊंगा जिससे पीएसयू मिल सकती है। तो उस टाइम मैंने बस यही सोचा कि अगर रिपीट मैं करता रहूं तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ वो बेटर हो जाएगा। और हॉबी की बात करें सर, तो मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, तो मैं क्रिकेट खेलता था। और समटाइम्स मैं बीच में 1-2 दिन की ब्रेक दे देता था खुद को पढ़ाई से, अगर कुछ ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था। ऐसा लगता था कि 1-2 दिन की ब्रेक के बाद मैं शायद फिर से रीस्टार्ट करूं तो फ्रेश रीस्टार्ट होगा। ओके। यानी कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कंसिस्टेंसी भी जरूरी होता है। यानी कि आपको लगातार पढ़ते रहना है बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस का। आपके भी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस था क्या? जैसे काफी स्टूडेंट्स होता है कि कुछ ना कुछ। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन एक था। हाँ, बताइए। एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये कह सकते हैं कि जॉब जॉब चाहिए थी। सभी को जॉब चाहिए होती है, और टाइम के साथ जॉब चाहिए होती है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन था, जो मोटिवेटिंग डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं इसको। ये मोटिवेट मुझे करता था कि मुझे ये करना है। दूसरा बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन होता था कि अगर साइड से भी और कुछ कर रहे हैं, इनकम के लिए सोच रहे हैं, तो वो उसमें भी ध्यान जाता था कि मैं थोड़ा बिजनेस की तरफ चला जाऊं, या फिर कोई साइड से कोचिंग अटेंड कर लूं जहां मैं पढ़ाऊं और मैं इनकम कर सकूं। बट ओवरऑल सब कुछ मिलाकर देखें सर, तो कंसिस्टेंट कोई अगर रखता है एक्सपीरियंस के साथ और टाइम के साथ, तो अचीवमेंट उसको मिल जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपने इन सभी चीजों को टैकल कैसे किया? जैसे होता है क्या है कि यंगस्टर्स जो होते हैं काफी टाइम छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को देख के डेविएट हो जाते हैं। जैसे मेन गोल उनका रहता है कि गेट क्लियर करना है, या कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो उनका मेन गोल वो होना चाहिए। लेकिन अगर साथ में कोई आ गया, मान लीजिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गए, कुछ अपॉर्चुनिटीज हो गए, छोटे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, तो बच्चे उस तरफ डेविएट हो जाते हैं। तो कैसे आपने फोकस बनाए रखा कि मुझे गेट ही करना है? अपने आप माइंड को कैसे इस चीजों पे कंसंट्रेट कर किए हैं? लॉन्ग बैक के स्टोरी है सर। मैं सबसे पहली बार गेट मैंने 2016 में दिया। 2016 में आईएसएससी बैंगलोर ने पेपर सेट किया था। वो पेपर मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा था, मैं जस्ट क्वालिफाई कर पाया था, बट वो पेपर मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा, मुझे गेट ने वहां अट्रैक्ट कर लिया था ऑलमोस्ट। ऐसा लगा कि ये एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम है जो सेट करता है किसी भी इंजीनियर के लिए स्टैंडर्ड। तब से मेरा ये गोल था कि मैं गेट एग्जाम में एक बार अच्छा करूं, जिससे मेरी खुद की इंजीनियरिंग वैल्यू जो है वो बढ़ पाए। तो ये मेरा मेन मोटिवेशन सर यही था कि गेट में अच्छी रैंक लानी है, उससे मेरा स्टैंडर्ड, मेरे इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड वो प्रूफ हो पाए। तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है। दूसरा मोटिवेशन ऑब्वियसली जॉब है। जॉब है, सभी को जॉब चाहिए और सबको अच्छी जॉब चाहिए। अच्छी जॉब के लिए गेट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हर साल देते हैं। ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। और थर्ड मोटिवेशन है, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो दुनिया वाले जो सोसाइटी है और रिलेटिव्स हैं, वो लोग देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो पा रहा है कि नहीं। अगर वो आप गिव अप करके वापस उसमें से चले जाएंगे तो लोग बहुत सारे तरह की बातें बनाते हैं, तो ये सभी डिमोटिवेटिंग होता है। बट एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा और प्राउड की बात होगी। ओके। जैसे ऐसा भी होता होगा कि आप काफी टाइम से सक्सेसफुल नहीं हो रहे होंगे, या गेट में रैंक नहीं आ रहा होगा, तो फैमिली मेंबर्स और जो भी रिलेटिव्स हैं वो काफी ज्यादा आलोचनाएं करते हैं, और बच्चे उसमें भी जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर अभी आपका रिजल्ट आ गया है तो सब उस रिजल्ट के पार्ट बनना चाहते होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और नेक्स्ट जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बच्चे इस चीजों को सोचते सोचते मतलब खुद में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मेरे बारे में वो ये सोच रहा है, वो ये सोच रहा है। ऑब्वियसली सर, ये सभी के साथ होता है। मुझे लगता है कि
90%, 95%, ऑलमोस्ट 100 भी कह सकते हैं कि ये ऐसा होता होगा। एक दो बार सक्सेस नहीं मिलने पे ऐसे इश्यूज आते हैं। मेरा सर इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ब्लैक बॉक्स के जैसा सोचना चाहिए। एक खुद को मानना चाहिए कि जब तक प्रिपरेशन मोड में है तब तक आप ब्लैक बॉक्स में हैं और आप शील्डेड हैं चारों तरफ से। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद के टारगेट को सिर्फ देखना चाहिए और उसी पे फोकस करके मेहनत करना चाहिए। बाकी जब रिजल्ट आ जाएंगे तो आप ब्लैक बॉक्स से डायरेक्टली रेडिएशन शील्ड बन जाएंगे, चमकने लगेंगे और सबको दिखने लगेंगे। ओके, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए इन चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के कंसेप्ट से। तो मैं ये होप करता हूँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। तो यासिर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके। तो लास्ट मैसेज मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं गेट 2024, ईएससी 2024, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही रहेगा कि हमेशा फोकस बना कर रखिए। गेट 2024 से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो फोकस बना कर रखिए और अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ध्यान में रखिए। अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मोटिवेशन हमेशा जगा रहेगा और उस मोटिवेशन के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहेंगे हमेशा। ओके, चलिए यासिर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी कि आप लाइफ में और सक्सेसफुल हों। और अगर फ्यूचर में आप कुछ और भी अच्छा करते हैं तो ज़रूर आप मुझे बताएं। और बच्चों के लिए ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की तरफ फील होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे आपके वीडियोज़ को देख के। तो हम इन सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू एवरीवन।